बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो बोन पेन्स होती हैं उसके बारे में है। अब इसमें जो हमने चीज़ कवर करनी है कि उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, पेशेंट की सिम्टम्स क्या होती हैं, और जो डॉक्टर एग्ज़ामिन करता है तो उसमें एग्ज़ामिनेशन पे उसकी साइंस क्या होते हैं, और इसमें हमने गाइड करना है कि कम से कम हम आपको 5 नेचुरल रेमेडीज़ उसकी बताएं कि जी 5 नेचुरल फूड हम इस्तेमाल करें जिससे ये बोन पेन प्रेगनेंसी में जो होती हैं वो ना हो। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आ जाती है कि उसकी रीज़न। अब प्रेगनेंसी में जो हमने अपनी कम्युनिटी में देखा है, जो स्टडीज़ की हैं, ऑलरेडी जब हम फीमेल का किसी भी एज ग्रुप की हैं उनका जब हम विटामिन डी के लेवल्स करवाते हैं और कैल्शियम के लेवल्स करवाते हैं तो वो डेफिशिएंट आते हैं। इसी वजह से अगर हम गौर करें तो हमारी पॉपुलेशन में स्टंटेड ग्रोथ का इशू भी ज़्यादा रहता है, तो हमारा इंटेक कैल्शियम का प्रॉपर नहीं होता, विटामिन डी का प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से बोन वैसे ही सॉफ्टनिंग होती है ऑलरेडी। अब उस बोन सॉफ्टनिंग के साथ जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी में अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है उसमें बच्चे की या जो फीटस की रिक्वायरमेंट है वो मदर से होनी है। बच्चे को देने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है बॉडी के अंदर कि कैल्शियम कहीं से भी बच्चे को बोन के लिए पहुंचना है जब उसकी ग्रोथ का पैटर्न चल रहा होता है। अब उस दौरान जब कैल्शियम बॉडी से बोन से फीमेल की जो मदर है उससे निकलती है तो वो बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल हो जाती है, लेकिन मदर की जो बोन स्ट्रक्चर है उसकी सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट्स आती हैं बोन पेन्स काफ़ी ज़्यादा हो रही होती हैं। अब सिम्टम्स में ये होता है कि जी वो कहती हैं कि जी हमें रात को काफ़ी शदीद पेन होती है, थकन बहुत जल्दी हो जाती है, नीचे बैठ के उठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सारी सिम्टम्स बाकी डेफिशिएंसीज जिनमें होती है उनमें ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ बोन पेन्स सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होती है। ख़ास तौर पे नी के अराउंड उनको पेन होगी, पेल्विस के अराउंड उनको पेन होगी, शोल्डर के अराउंड उनको पेन होगी, क्योंकि ये वो मेटाफिजियल या सॉफ्ट बोन्स होती हैं जहाँ से कैल्शियम निकल सकती है। अब जब हमारे पास वो आती हैं, हम एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन के बाद जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो ये होता है कि हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स करवाते हैं, हम कैल्शियम के लेवल्स करवाते हैं, विच इज़ मोर और लेस विल बी नॉर्मल, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर बॉडी का जो अपना एक फीडबैक मैकेनिज़्म है उसने सर्कुलेशन में पूरा रखना है। और तीसरा, कैल्शियम को हमेशा हमने फिर अगर रीड करना है तो एल्ब्यूमिन के लेवल्स, क्योंकि एल्ब्यूमिन इज़ द वन जो उसको कैरी कर रही होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है वो विटामिन D3 के लेवल्स हैं। अब जब ये हम इन सब को देखने के बाद कोरिलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जी इन मदर्स में विटामिन डी भी डेफिशिएंट है, कैल्शियम और फॉस्फेट्स और अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत हाई हुआ है, कैल्शियम फास्फोरस बहुत ज़्यादा लो है। तब हम आ जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट की तरफ। अब जो ट्रीटमेंट है, एक तो ये है कि जब हमने डायग्नोज कर लिया एक चीज़ को कि जी ये डेफिशिएंट है, अब डेफिनेट हो गया कि जी ये डेफिशिएंसी को अब हमने ट्रीट करना है। एक तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमने देने हैं और विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने हैं जिनमें ये डेफिशिएंसी है। वैसे जो नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम हैं उनकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ जाती हैं वो मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स होती हैं, ये जिसमें चीज़ होगा, मिल्क होगा, योगर्ट होगा, इस तरह की चीज़ें। एग्स रेगुलर यूज़ करने, उसमें भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होती है काफ़ी। बनानाज में काफ़ी सप्लीमेंटेशन होती है। स्वीट पोटैटोज़ हैं जिसको हम शकरकंदी कहते हैं अपने उसमें ज़बान में, तो वो उसमें भी विटामिन की काफ़ी एक अच्छी मिकदार होती है। नट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज जूसेस हैं और सैलड्स हैं, लीफी सैलड्स जो हैं। ये 7-8 चीज़ें हैं जो कि अगर हम डाइट में अपनी इन रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इवन इन रूटीन फॉर फीमेल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी है जिससे बोन पेन्स और बोन की स्ट्रेंथनिंग बेहतर रहती है। कि एक तो हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, हम कैल्शियम रिलेटेड फूड ले रहे हैं, उसके बाद आ जाती है जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है वॉक करना। दूसरे नंबर पे स्विमिंग और ये वॉक जो है ये मसल टोनिंग और बोन पेन्स को या बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट हैं।
उसके बाद थेरापीज़ ले सकती हैं, मसाजेस ये हैं, इनसे वो करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने उनको कोई पेन किलर नहीं देनी। होता क्या है कि जब वो जीपी के पास या किसी उसके पास जाती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो सबसे पहले उनको पेन किलर्स दे देती हैं कि जी बोन पेन्स हैं, पेन किलर्स दे दें। तो जो हमारे पास फिर प्रॉब्लम्स बाद में आ सकते हैं, मदर को तो शायद पेन का रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो बेबी के ऊपर या फीटस के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं। अगर NSAIDs यूज़ कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी हम वो कर रहे हैं तो उसके हार्ट की टेरेटोजेनिक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आ रहे होते हैं। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एनाल्जेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं देने, अगर देना है तो पैरासीटामोल के अलावा हमने कुछ नहीं देना। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट बोन पेन्स इन प्रेगनेंसी, और जिसको हमने अपनी डाइट और अपनी रीहैब प्रोग्राम और एक्सरसाइज से मैनेज करना है, और मेडिकेशन की तरफ हमने कम से कम जाना है। लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं, और बड़ा उसका फ्रीक्वेंट और जुडिशियस यूज़ ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.